विपक्षी पार्टियों पर गरजे असरुद्दीन ओवैसी, बोले हर जाति ने अपना अपना नेता चुना है, हमें भी अपना नेता बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ही असरुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने यहां चुनावी माहौल को काफी गर्म कर दिया है। शनिवार को प्रयागराज पहुंचकर असरुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने अतीक अहमद को पार्टी में शामिल करने पर कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कानून की नज़र में चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद आपके वोट से जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों पर दर्ज मुकदमे बीजेपी सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन इस पर मीडिया ने कोई चर्चा नहीं की उनसे। ओवैसी ने नाथूराम गोडसे को आज़ाद भारत का पहला दहशतगर्द बताया, भारत की शिकायत की कि ये तकल हकीकत है। उन्होंने कहा कि जिस समाज का नेता होगा उसके मसले हल किए जाएंगे। ओवैसी इसलिए आया है कि हम अपने आप में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। आपको अपना हक कब मिलेगा? ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से यादव ने अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरीक़ों से जाटों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरीके से ठाकुर योगी आदित्य को अपना नेता मानते हैं, जिस तरीके से कुर्मी अनुप्रिया पटेल को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह से ब्राह्मण और अन्य समाज लोग मोदी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि याद रखो, कोई आसमान और ज़मीन से लेकर नहीं आया है, आपको खुद अपने हालात तब्दील करने होंगे। अपने आप एक करवट लेंगे तो मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश में इंतकाम होगा। मैं वादा करता हूं कि अल्लाह जब तक मुझे ज़िंदा रखेगा उत्तर प्रदेश में एक इंतकाम पैदा होगा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की आंसुओं का वास्ता देते हुए ओवैसी ने कहा कि मेरी मां और बहनों की आंख से आंसू निकलना कम हो जाए, मैं यही चाहता हूं। उन्होंने कहा कि न मोदी से डरना है, न योगी से डरना है, न अखिलेश से डरना है और न ही कांग्रेस से ही डरना है। मैं यही पीएम देने आया हूं। मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर ओवैसी ने कहा कि इस मामले में अखिलेश यादव नहीं बोलें, क्योंकि फिर उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। प्रदेश में पार्टियों का कोई भी नेता मुस्लिम हितों के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए आप सभी के पास MIM की भी विकल्प है। ओवैसी की इस सभा के दौरान भारी संख्या में समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो बख्शा था मुझको मेरे अहबाबों ने, फिर छीनी है नींद मेरे बच्चों के ख्वाबों ने। जिन पानी के कदरों को सैलाब बनाया था हमने, वक्त पड़ा तो चुप्पी साधी सैलाबों ने। कोई भला जुल्मों से अब उम्मीद भी कैसे लगाएगा? गुर्राहट है फिर शेर। देश की सरजमीन पर हुआ मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद आज आप देखते हैं कि योगी सरकार ने बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेताओं के ऊपर से मुकदमात को वापस ले लिए। इस पर मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर एक केस को विड्रॉ कर लिया और दूसरे केस को चलाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी की एक सांसद है मध्य प्रदेश से, उन्होंने बड़ा अनाप शनाप कहा उस हेमंत करकरे के बारे में जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए मुंबई की सरजमीन पर अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। उसके ताल्लुक से बीजेपी की वो सांसद बदुआ देती है हेमंत करकरे को। नाथूराम गोडसे जो भारत की आजाद तारीख का पहला दहशतगर्द है, उसको अपना हीरो कहती है। आज मीडिया इस पर खामोश बैठा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी सरकार ने अतीक साहब के कई घर को तोड़वा दिया, कई लोगों की तस्वीर लगा दिए, मगर हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब आपने तस्वीर उन लोगों की लगा दी तो जरा उन नेताओं की तस्वीर भी लगा देते आप जिनके खिलाफ आपकी सरकार ने तमाम क्रिमिनल केसेस को वापस लिया। आप उन लोगों की भी तस्वीर लगा देते
जिन्होंने मुजफ्फरनगर के फसादात के सिलसिले में उन पर बहुत बड़े बड़े इल्जामात मुकदमात आयद किए थे, मगर तस्वीर लगती है तो हमारी लगती है और दुनिया को बताया जाता है कि देखो ये कैसे लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि भारत की सियासत में एक तल्ख हकीकत है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उस समाज के मसाइल को हल किया जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा उस समाज को ना उसका हिस्सा मिलेगा, ना उसकी आवाज को सुना जाएगा, ना उसकी तकालीफ को समझा जाएगा, ना उसके मसाइल को हल किया जाएगा। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में इसीलिए आया है कि अब की बार हमको अपना हिस्सा लेना है, हमको अपना मुकाम लेना है। और याद रखिए कि मेरी तकारीर को सुनकर जज्बात में आके नारे लगाने से आपको अपना हक नहीं मिल जाएगा। आपको अपना हक उस वक्त मिलेगा जिस तरह यादवों ने मिलकर अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरह हमारे दलित भाइयों ने, खास तौर से हमारे जाटव भाई और बहनों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह कुर्मी बरादरी के लोग अनुप्रिया पाटिल को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह आगरा के बाघेल समाज के लोग बाघेल साहब को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह से निषाद के लोग अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात को आपको तब्दील करना है। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इस हालात को तब्दील करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के हालात को तब्दील करता है जो अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक करवट लेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में इनकलाब बर्पा हो, हर नौजवान के दिल में तब्दीली पैदा हो, हर बुजुर्ग की सोच में तब्दीली पैदा हो। सदर मोहतरम, हमारे पार्टी के अगवा, हमारे रहनुमा लीडर जनाब बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत अली अच्छा, हमारे मंडल अध्यक्ष मोहिबुल हक अच्छा, हमारे जिला अध्यक्ष शाह आलम अच्छा, और भी हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरे बड़े बुजुर्गों, मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं आपका कल का बच्चा आकर इस मंच पर एक सियासी भाषण दे रहा हूं। मुझे एक झिझक थी कि जहां पर इतने बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हो, जहां मैं अपने बुजुर्गों के बीच में हो जाऊं,
वहां पर उनका कल का बच्चा एक क्या भाषण दे। लेकिन जैसा कि मैं एक सियासी घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जो कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, अभी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन सियासी माहौल में रहा। और एक बात कहा जाता है कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। वही खून मेरी भी रगों में है, वही हौसला, वही ताकत, वही जज्बात मेरी भी रगों में है, लड़ने की कुव्वत मेरी भी रगों में है। उसी बाप की औलाद हूं मैं भी। मैं आज जो मैं देख रहा हूं, और सुनिए मेरी बात, बहुत जरूरी बात है ये। आज इतने दिनों से मैं देख रहा हूं और एक जमाने से देखता आ रहा हूं, और अपने अब्बा से बात करने के बाद, और उन्होंने कहा कि एक लीडर हिंदुस्तान में है, इतना अपडेटेड, इतना हाईली लर्नेड लीडर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना अप टू डेट रहने वाला लीडर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं देखा। एक निजी वाकया बताऊं तो जब अब्बा जेल में थे, अभी गुजरात जेल में पहुंचे, उनको मैं 2 साल से वो जेल में है गुजरात में। तो जब से वो गुजरात जेल में है, वो 2 ही चीज लाने को कहते हैं, एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो, कहते हैं एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो, और जनाब असरुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस ले आओ। यहाँ तक कि ये जुनून उनकी स्पीच को सुनने का कि जो जब सांसद थे उस समय के, जो अब्बा के पीए थे, उनको दिल्ली में कहलाया कि जब मैं सांसद था और उससे पहले उस जमाने के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस है वो मुझे पेन ड्राइव में करके जेल भेजो, ये तक कहलाया गया। तो जब मैंने अपने अब्बा की बात सुनी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयानों को सुना, स्पीचेस भी सुना, तो ये एहसास हुआ मेरा भी जो इल्म है, जो अक्ल इजाजत देती है, उस हिसाब से हमें समझ में आया कि हम आज तक ठगे जा रहे हैं, आज तक हम ठगे जा रहे हैं। भैया मोबाइल नीचे करिए। जैसे कि कहा जाता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। समझ लीजिए कि इसी तरह से हम लोग ठगे जा रहे हैं और झूठ बोला जा रहा है। हम तो वो हैं जिन्होंने इतने साल वोट दिया है, हमारे आपके बाप दादाओं ने इनको वोट दिया है। अगर आज हम खुद वोट मांगने की बात कर रहे हैं तो हम क्या जुल्म कर रहे हैं? क्या जुल्म कर रहे हैं बताइए? अगर हम वोट मांग रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमारे साथ अगर हमारे हिंदू भाई, मुसलमान सब साथ में है, हिंदू भाई है, सिख भाई है, ईसाई भाई है, उनको ये पार्टी अगर मौका देने की और उनको हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन पे चलाने में दखल देने की बात करती है, असम्बली के साथ चलने की बात करती है, तो अगर हम आजादी के 75 साल के बाद अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बहुत से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में और भी जगह हिंदुस्तान में हमको कहते हैं वोट कटुआ। सुनिएगा, हमको कहते हैं वोट कटुआ। बीजेपी और आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान में हमें कटुआ कटुआ कह के सरकार बनाया है सेंट्रल में, कटुआ कटुआ कह के सरकार बनाया सेंट्रल में। अब ये यूपी में वोट कटुआ कह के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर हम कटुआ कहलाए जाने से कभी शर्माए नहीं, हम कभी नहीं शर्माए, तो वोट कटुआ कहलाए जाने से क्या शर्माएंगे? कहते हैं ये लोग वोट कटुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने कुछ भाई भी उसी में शामिल हो जाते हैं। हम इधर 22% है 100 में,
100 में हम 22% हैं। यहाँ कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 10 है। हम वोट का समंदर है, वो वोट का नदी और नाला है। वोट का नदी और नाला है, तो क्या कभी समंदर को नदी और नाले रास्ता दिखाते हैं? नदी और नाले आके मिलते हैं समंदर में, आके ये मिलते हैं हमें, ना कि हम इनसे गुजरते हैं। ये अपने अंदर एक एहसास लाइए, कभी किसी से कम न समझिए। एक नारा रखिए कि हम पर क्यों कटुओं का नारा है, अरे सामने बारिश हमारा है।